दोस्तों, मैं राधेश्याम आपका पुनः स्वागत करता हूं द एजुजेनेसिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने अनुच्छेद 12 और 13 के तहत राज्य की परिभाषा और मूल अधिकारों से असंगत विधियों के बारे में चर्चा की। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक किया गया है। इसमें अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता व विधि का समान संरक्षण की बात की गई है। जहां विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, वहीं विधि का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इसमें अगर हम पहले वाले की बात करते हैं, मींस विधि के समक्ष समानता, इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून अथवा विधि के संदर्भ में समान होगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा, यानी इसमें विशेष अधिकार की अनुपस्थिति दर्शाई गई है। यानी प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति साधारण कानून अथवा साधारण विधि के तहत, साधारण कानून या फिर साधारण विधि के तहत समान है अथवा उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तीसरा, यानी इसमें विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है। सभी व्यक्ति साधारण विधि, सामान्य विधि के तहत समान है, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तीसरा, इसका मतलब है कि कोई गरीब हो, अमीर हो, ऊंच हो, नीच हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या फिर भारत का नागरिक भी नहीं है, भारत का निवासी है, तो वह विधि के समान या विधि के समक्ष समानता का अधिकार रखता है। या यूं कहें, कोई भी व्यक्ति विधि से सर्वोच्च नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है या फिर विधि से ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी समान कानून को प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। और कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, यानी यहां पे क्या दिखाई गई है? कानून की सर्वोच्चता। क्या दर्शाई गई है? कानून की सर्वोच्चता। तो ये जो था, ये था पहले वाले का संदर्भ, यानी विधि के समक्ष समानता। दूसरा है विधि का समान संरक्षण। यानी विधि का समान संरक्षण का मीन्स है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो गरीब है या फिर अमीर है, बड़ा है, छोटा है, देश का प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय प्राप्त करने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय प्राप्त होगा। और कानून का या कानून के समक्ष वह समान है, प्रत्येक व्यक्ति को कानून का या फिर विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा। यानी प्रत्येक के साथ समान व्यवहार होगा, प्रत्येक के साथ समान व्यवहार होगा। अर्थात कानून प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करेगा, कानून प्रत्येक व्यक्ति को समान संरक्षण प्रदान करेगा। एक ब्रिटेन के न्यायवादी हुए हैं जिनका नाम है A.V. डाइसी। ब्रिटेन के एक जाने माने न्यायवादी थे A.V. डाइसी। इन्होंने विधि के समक्ष समानता का जो यह विचार है, इसको विधि का शासन का मूल तत्व माना है। मूल तत्व। अमेरिकी न्यायवादी हुए हैं जिनका नाम है A.V. डाइसी। इन्होंने विधि के समक्ष समानता को विधि का शासन का मूल तत्व माना है। क्यों? क्यों? इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति
तब तक दंडित नहीं किया जाएगा, सरकार द्वारा तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने किसी भी विधि का उल्लंघन नहीं किया है। यानी यह इच्छाधीन शक्तियों का विरोध करता है। मींस कोई भी सरकार अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकती है जब तक कि उसने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, किसी भी विधि का उल्लंघन नहीं किया है। दूसरा, इनका मानना है कि चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, विधि से बड़ा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखा जाएगा। इस प्रकार अनुच्छेद 14 में जो वर्णित है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इसे विधि का शासन के रूप में भी जाना जाता है। समानता के अधिकार में दूसरा जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15 कुछ आधारों पर, कुछ बेसिस पर विभेद यानी अंतर, विभेद का प्रतिषेध करता है। प्रतिषेध, कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। इसमें कहा गया है कि राज्य, जैसे कि राज्य की परिभाषा में आपको पता ही है कि राज्य क्या होता है। राज्य केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं करेगा, नहीं करेगा, यह विभेद को प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं करेगा अथवा विभेद से प्रतिषेध यह अनुच्छेद करता है। मतलब यह है, इसमें दो बातें स्पष्ट की गई हैं। पहला है केवल। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य अपनी किसी भी योजना को जब जारी करता है तो वह केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उस योजना के लाभ लेने से नहीं रोकेगा। मतलब यह है कि वह उस व्यक्ति की योग्यता देख सकता है, अगर योग्य नहीं है तो उस आधार पर विभेद तो कर सकता है, लेकिन केवल इन पर्टिकुलर धर्म, जाति, वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अन्य कारण विभेद के हो सकते हैं। दूसरा, इसी में कहा गया है कि केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर व्यक्ति को, जैसे सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल, आपके रेस्टोरेंट, दुकान, मनोरंजन के जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, सार्वजनिक कुएं, तालाब या फिर अन्य किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल, रेस्टोरेंट, दुकान, मनोरंजन के जो स्थान हैं या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, केवल और केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर। किसी व्यक्ति को इन स्थानों पर इस आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है कि वह किसी संक्रामक बीमारी से पीड़ित है, जैसे आजकल अभी कोविड था, तो उसको विभेद किया जा सकता है, उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। लेकिन केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को
नहीं प्रतिबंधित किया जा सकता है, उस परिवेश के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को इन उपरोक्त आधार पर, केवल इन उपरोक्त आधार पर कुएं, तालाब या फिर अन्य किसी जल स्रोत या फिर प्राकृतिक संसाधन को लेने से नहीं रोका जाएगा। तो अनुच्छेद 15 कुछ आधारों पर जैसे धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद करने से मनाही करता है। इसमें पहला जो पॉइंट है वह राज्य के विरुद्ध है कि राज्य इन आधारों पर व्यक्ति के साथ विभेद नहीं करेगा, और दूसरा राज्य के साथ साथ व्यक्तियों के की भी विरोध है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को इन उपरोक्त आधार पर सार्वजनिक स्थल पर, रेस्टोरेंट में, दुकानों में, मनोरंजन के स्थानों पर, सिनेमा में जाने से नहीं रोक सकता है, या फिर सार्वजनिक कुओं से, सार्वजनिक तालाबों से या अन्य प्राकृतिक स्रोतों से उपरोक्त संसाधन लेने से नहीं रोक सकता है। तो पहला वाला राज्य के विरोध है और दूसरा व्यक्ति तथा राज्य दोनों के विरुद्ध है। अब है अनुच्छेद 16 में जो समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात कही गई है। लोक नियोजन में अवसर की समता, अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन मीन्स राज्य द्वारा जो रोजगार दिए जाते हैं या जो नियुक्तियां दी जाती हैं, उन नियुक्तियों में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि राज्य केवल इस बात पर या इस आधार पर व्यक्ति को अवसर की समानता से वंचित नहीं करेगा कि वह किसी पर्टिकुलर धर्म का है, किसी पर्टिकुलर जाति का है, किसी पर्टिकुलर लिंग का है, स्त्री या पुरुष है, किसी पर्टिकुलर स्थान पर उसका जन्म हुआ है। तो केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग व जन्म स्थान राज्य केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को किसी नियुक्ति, रोजगार या नियोजन हेतु अयोग्य नहीं ठहरा सकता है। मीन्स राज्य केवल इसलिए किसी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहरा सकता है किसी नियुक्ति के लिए, किसी रोजगार के लिए, इस अयोग्य नहीं ठहरा सकता है कि वह किसी पर्टिकुलर धर्म का है, जाति का है, वंश का है, लिंग का है या फिर किसी जन्म स्थान, वह किसी पर्टिकुलर प्लेस पे उसका जन्म हुआ है। राज्य व्यक्ति की योग्यता और अन्य कंडीशन देख सकता है, लेकिन केवल धर्म, जाति, वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर वह व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर रोजगार प्राप्त करने के लिए या किसी पर्टिकुलर पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकता है। अर्थात अनुच्छेद 16 प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को लोक नियोजन में अवसर की समानता देता है, अवसर की समता। वह प्रत्येक व्यक्ति को यह अवसर दिया जाएगा कि वह कुछ विशेष पद पर नियुक्त होने का दावा रख सकता है। हालांकि इस अनुच्छेद के भी कुछ अपवाद हैं। ये अपवाद हैं, पहला, राज्य देश के पिछड़े वर्ग या फिर अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब या फिर अन्य सामाजिक पिछड़े वर्ग के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य देश के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर अन्य किसी सामाजिक पिछड़े वर्ग के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। वह उन्हें नौकरियों में उनके समान प्रतिनिधित्व हेतु, जिनका रोजगार में या किसी भी क्षेत्र में समान या पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए अतिरिक्त सीटें अर्थात आरक्षण जैसी व्यवस्था कर सकता है। दूसरा, राज्य महिलाओं के लिए कौमा बच्चों के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकता है, के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। यानी अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता तो देता है और केवल कुछ आधारों के कारण किसी व्यक्ति को अयोग्य न ठहराने की बात करता है। साथ ही साथ कुछ सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए, जिनका कुछ विशेष क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए विशेष उपबंध भी करता है। और साथ ही साथ महिलाओं, बच्चों, विकलांग, अन्य वर्ग के लोगों के लिए भी विशेष उपबंध की बात करता है। अगला है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत वर्णित किया गया है। अस्पृश्यता का अंत यानी इनहिलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका मतलब है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत या अस्पृश्यता से उत्पन्न अन्य जो निर्योग्यताएं हैं, उनको प्रतिषेध किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है, उनको समाप्त किया जाता है। और अस्पृश्यता का किसी भी प्रकार से आचरण या अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा या राज्य द्वारा नीचा दिखाना या किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता करना, छुआछूत करना विधि के समक्ष अपराध है और इसके तहत उपरोक्त व्यक्ति को, अभियुक्त को, जो इस प्रकार के कार्य करता है, उसके लिए दंड का भी प्रावधान है। अर्थात अस्पृश्यता और अस्पृश्यता से अनटचेबिलिटी या फिर अनटचेबिलिटी से उत्पन्न जितनी भी निर्योग्यताएं हैं, उनका खात्मा किया जाता है, उनका अंत किया जाता है। और किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता करना या इसके संदर्भ में कुछ भी भेदभाव करना दंडनीय अपराध है और इसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही साथ भारत की संसद द्वारा 1955 में एक कानून बनाया गया है जिसको अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कहा जाता है। भारत की संसद ने एक कानून बनाया है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी प्रोटेक्शन फोर्स, अस्पृश्यता निवारण कानून या निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। इसके तहत किसी भी प्रकार से इस प्रकार का आचरण, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का जो आचरण है वो दंडनीय अपराध है और यह संगीन अपराध है। इसमें व्यक्ति को दंड का प्रावधान भी दिया गया है और पीड़ित को सरकारी संरक्षण का भी अधिकार दिया गया है। 1976 में बाद में 1976 में इसी अस्पृश्यता निवारण या फिर अस्पृश्यता अपराध कानून या अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को 1976 में नागरिक रक्षा कानून
या नागरिक रक्षा अधिनियम 1955 नाम दिया गया, और 1976 के बाद इसी अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को नागरिक रक्षा अधिनियम 1955 कहा जाने लगा। अब है अनुच्छेद 18, जिसमें उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है, और इसके तहत निम्नलिखित प्रावधान किया गया है। पहला, कोई भी व्यक्ति सेना व शिक्षा या फिर विद्या के अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति सैन्य उपाधि और शिक्षा और विद्या से संबंधित उपाधि के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सैन्य उपाधि और शिक्षा या फिर विद्या के संदर्भ की जो उपाधियां हैं उनके अलावा, उनके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। यानी अनुच्छेद 18 इन सभी उपाधियों के धारण के लिए प्रतिबंधित करता है, प्रतिषेध करता है। सिवाय शिक्षा से संबंधित उपाधियां, जैसे पीएचडी आप करते हो तो डॉक्टर की उपाधि मिलती है, या फिर सेना में कर्नल, जनरल, ये सारी जो उपाधियां होती हैं, इनके अतिरिक्त अगर अन्य किसी भी प्रकार की जो उपाधियां हैं उनका धारण नहीं करेंगे। दूसरा, कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी प्रकार की विदेशी उपाधि को धारण नहीं करेगा। यानी भारतीय नागरिकों को विदेशी राज्य द्वारा जो उपाधियां दी जाती हैं, विदेशी उपाधि के धारण से प्रतिषेध करता है, प्रतिबंधित करता है। यानी कोई भी भारतीय विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की विदेशी उपाधि को धारण नहीं करेगा। तीसरा, कोई भी विदेशी, ये विदेशियों के लिए है, कोई भी विदेशी जो भारत में विश्वास के पद पर, भारत में किसी भी विश्वास के पद पर या राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर है, कोई विदेशी जो भारत में विश्वास के पद पर या फिर राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर है, वह भी किसी अन्य विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशी राज्य की उपाधि धारण नहीं करेगा। यानी विदेशी उपाधि धारण नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधियों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि कोई व्यक्ति धारण नहीं करेगा। दूसरा, विदेशी कोई व्यक्ति विदेशी राज्य द्वारा दी गई उपाधि को धारण नहीं करेगा। ये भारतीयों के लिए है। तीसरा, कोई भी विदेशी यानी किसी अन्य देश का व्यक्ति जो भारत में किसी विश्वास के पद पर है या राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर है, वह बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा, उपाधि धारण नहीं करेगा। औपनिवेशिक काल की जो उपाधियां हैं, औपनिवेशिक काल की जो उपाधियां हैं, काल की उपाधियां, कोई भी व्यक्ति औपनिवेशिक काल की उपाधियां, जैसे कि हम बोलते हैं राजा, महाराजा, राय बहादुर, कुंवर, राजकुमार आदि, इस प्रकार की जो उपाधियां हैं, इनका धारण भी नहीं करेगा।
यानी भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समान मानता है और किसी को न राजा न रंक मानता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति सेना से संबंधित उपाधियों और शिक्षा या विद्या से संबंधित जो उपाधियां हैं उनके अलावा किसी भी प्रकार की उपाधियां धारण नहीं करेगा और न ही अपने नाम के उपसर्ग और प्रतीक के रूप में प्रयोग करेगा। तो धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।